जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्लैक रॉक के चेयरमैन लैरी फ्लिंक ने कहा है कि इंडिया का ये एरा है और एक आने वाले अगले 10 साल तक भारत का जो जीडीपी है वो 8 से 10% की रफ्तार से आगे बढ़ने वाला है। और ये सिर्फ बात नंबर की नहीं है, बात यहाँ पर है ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नाम ये जब कहता है कि इंडिया जो अब ग्रोथ इंजन बन रहा है और जिससे सिर्फ शॉर्ट टर्म हम साइकिल से नहीं बल्कि हमें डिकेड्स ऑफ होराइजन से देखा जाएगा। और इस दौरान वो इंडिया से ये कह रहे हैं और बाकी सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए कि बैंक्स डिपॉजिट मत रखो, इक्विटी और कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करो। तो रिलायंस के मुकेश अंबानी भी इस अपॉर्चुनिटीज्म को डबल डाउन कर रहे हैं और कहते हुए उन्होंने ये कहा कि स्टेबल पॉलिसी और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है। तो सवाल ये है कि ये जो ग्रोथ है वो कितनी स्टेबल है और सवाल इसके आगे और भी कई सारे हैं जिनको हम इस चर्चा में शामिल करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चाहे जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, 8 से 10% जीडीपी ग्रोथ का जो ये यहाँ पर बात कही है लैरी फ्लिंक ने, कितना रियलिस्टिक ये फोरकास्ट आपको नजर आता है, या सिर्फ ये कहीं कि एस्पिरेशनल नैरेटिव है? जब आईएमएफ और जो ओईसीडी के जो अपने प्रोजेक्शन है वो 6 से 7% तक ही हैं। हालांकि हमने जो आईएमएफ का पिछला जो प्रेडिक्शन थी उसको हमने आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने उसको रिवाइज किया। कैसे इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले लैरी फ्लिंक जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी असेट्स अंडर मैनेजमेंट जो फर्म है, हेज फंड, उसका नाम है ब्लैक रॉक। इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है $12 ट्रिलियन, 3 टाइम्स द जीडीपी ऑफ इंडिया। आप सोचिए, अगर वो बोलते हैं कि अगले एक दशक तक भारतीय अर्थव्यवस्था 8 से 10% ग्रोथ करेगी, तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। क्योंकि आज आप देखिए कि इस साल और पिछले साल विश्व में उथल पुथल हो रहा है, और उस उथल पुथल में टैरिफ, सैंक्शंस और जो केओस, फिनेंशियल अस्थिरता के अंदर भारत का मिनिमम जो ग्रोथ है वो 6.5 to 7% है। अब इन्होंने 8 to 10% बोला है, ठीक है। तो मोस्टली इट इज अचीवेबल। और भारत ने, सरकार ने जिस हिसाब से इस बजट के अंदर भी उन्होंने जो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए जो एलोकेशन किया, जैसे सेमीकंडक्टर्स आप देख लीजिए, फिर बाद में बायो सेक्टर देख लीजिए, बायो फार्मा सेक्टर, माइनिंग कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को जोड़ा जाएगा। वैसे सारे सेक्टर्स के लिए उन्होंने अलोकेशन भी किए हैं। और इसमें वो बस उनको उन्होंने बोला है कि भारत के अंदर जो रैपिड डिजिटलाइजेशन हुआ है और उसके बाद विद अ स्ट्रॉन्ग सेविंग रेट, एनी द ग्रोथ इज रियली पॉसिबल। वो बता रहे थे कि भारत की इकोनॉमी की इज जनरली अ सेविंग इकोनॉमी। लास्ट ईयर उन्होंने फिगर बताया था कि गोल्ड में भारतीय ने $60 बिलियन इन्वेस्ट किया है और सिल्वर में $15 बिलियन इन्वेस्ट किया है। वो बता रहे थे कि भारत के जो लोग हैं ट्रेडिशनली फिक्सेड डिपॉजिट्स जो इंस्ट्रूमेंट्स है, फिक्सेड रिटर्न्स इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें कैपिटल मार्केट्स में आना चाहिए। और आज की डेट में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो साइज है इंडिया में, वो $80 लाख का है। वो बोल रहे हैं कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ब्लैक रॉक जो है, जो उनकी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, उन्होंने भारत में मुकेश अंबानी की जो कंपनी है जियो फाइनेंस के साथ उन्होंने अभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च की है। उन्होंने 12-13 स्कीम लॉन्च की है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कुछ 15,000 करोड़ है। देखिए, मुकेश अंबानी एक तरह से डिसरप्टर माने जाते हैं। उन्होंने जैसे आने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में शेकअप किया, वैसे ही वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा शेकअप कर रहे हैं। आज जियो के अगर आप किसी फंड में अगर आप डालते हो तो उसमें कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है, आपको सिर्फ 0.5% कुछ लगता है, ऐसे कुछ एग्जिट लोड नहीं है।
तो इन्होंने रेट्स इतने कम कर दिए हैं कि बाकी और लोगों को मतलब इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा है कि ये चाहते हैं कि इक्विटी पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, और इक्विटी पार्टिसिपेशन को एनेबलर करता है हमारा जो हमारा रैपिड डिजिटलाइजेशन हुआ है, उसके द्वारा हम एक तरह से वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये बात उन्होंने की है। सबसे बड़ी बात है कि लेकिन 12 मैं ट्रिलियन। यहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ जो लैरी फ्लिंक है उनके इस स्टेटमेंट से, क्योंकि वो एक ग्लोबल या फिर ये कहेंगे इस तरह के इन्वेस्टर हैं जो इस तरह के पैसा लगाते हैं, लेकिन जो ये लैरी फ्लिंक का ये स्टेटमेंट है, एक ग्लोबल इन्वेस्टर है और जो उनका ये बुलिश स्टेटमेंट है, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि जो ब्लैक रॉक है उसके बिजनेस इंटरेस्ट से ड्रिवन है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, तो अब क्या बिजनेस का इसमें उनका अपना इंटरेस्ट है या फिर वाकई में भारत को लेकर वो इस तरह का प्रिडिक्शन कर रहे हैं? हाउ डू यू सी? देखिए, सबसे पहले बात है कि उनके पास असेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है 12 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं, और उनसे ज्यादा सिर्फ दो इकोनॉमी है जो जिनके पास उनसे ज्यादा पैसे हैं। एक तो चाइना जिसका 20 ट्रिलियन है, अमेरिका उसका 30 ट्रिलियन है। एक चीज आपको बता देता हूं, ब्लैक रॉक के साथ है वैनगार्ड जिसका 8 ट्रिलियन है, फिर बाद में स्टेट स्ट्रीट 5.5 से 6 ट्रिलियन है, गोल्डमैन शैक्स, जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, ये 6-7 मिला के बताते हैं अराउंड 40 टू 45 ट्रिलियन डॉलर्स का ये कलेक्टिव एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है इनके हाथ में। और ये जो 40 टू 45 ट्रिलियन डॉलर्स है, इट्स मोर देन द जीडीपी ऑफ अमेरिका, मोर देन द जीडीपी ऑफ चाइना। तो ये सब चीज है कि अगर ब्लैक रॉक बोल रहा है तो बाकी लोग भी मतलब अग्री कर रहे हैं। ये एक तरह से इंडस्ट्री लीडर है और इनकी बात को महत्व दिया जाता है। और ये देखिए, ये भारत के अंदर जेन्युइनली चाहते हैं कि इक्विटी कल्चर बढ़े। हम लोग जो है ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा बिलीव करते हैं, पर ये बोलते हैं अगर आपको ग्रो करना है, आपके अंदर एक इक्विटी मार्केट, स्ट्रॉन्ग इक्विटी मार्केट रहना चाहिए। अगर वो रहता है, जैसे अमेरिका में ग्रोथ आई है वैसे ही इंडिया में भी ग्रोथ आएगी, और इसके लिए उनको इसमें बहुत हैवी पोटेंशियल नजर आता है। ये बात ही वो कर रहे हैं। एक और एक चीज वो बात देखिए। दिनेश जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मेरी बात सुनिए आप यहाँ पर, कि हम जानते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि हम लोग जो ट्रेडिशनल मीन्स होते हैं उसी को फॉलो करते हैं, कि इंडियंस को बैंक डिपॉजिट छोड़कर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बोलना बड़ा आसान लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो रिस्क है, एपेटाइट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, और इस सब के लिए अवेयरनेस जानकारी कौन देगा, और बाकी जो हमारे सामने इतने सारे मार्केट क्रशेस हैं, वो सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इंडियंस का जो पैसा सेफ रहता है हम गोल्ड में और जो हम फिजिकल एसेट्स में करते हैं उसको निकालकर एक बड़ा जाल यहाँ के लिए बुना जा रहा है? देखिए, मैं मानता हूँ एक तरह से एप्रीहेंसिव है। इंडियंस आर रियली गार्डेड विद रिस्पेक्ट टू मनी। सबसे पहले उनका जो फर्स्ट एसेट क्लास जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं वो गोल्ड एंड सिल्वर है। सेकंड, बैंक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, फिर प्रॉपर्टी में करते हैं, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट्स उनकी लास्ट प्रायोरिटी होती है। क्योंकि हमेशा हम देखते हैं उधर स्कैम्स होते रहते हैं या लोग अपना पैसा खोते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट किसी को मालूम नहीं है, कैसे अपना पैसा लगाना। सब लोग एफएनओ में करते हैं। इसके लिए इस बार निर्मला सीतारामन जी ने एसटीटी जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे बढ़ा दिया है। शी वांट्स टू डिस्करेज जो स्पेक्यूलेशन है। और ब्लैक रॉक भी यही बता रहे हैं कि हमारे पास वो सारे टूल्स है, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स है, जिसमें आपकी जो पूंजी है उसके अंदर रिस्क मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। ब्लैक रॉक के पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है अलादीन, जिसके थ्रू वो इन्वेस्ट करता है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ ब्लैक रॉक नहीं, 90% ऑफ हेज फंड्स यूज करते हैं। इतना पावरफुल वो सॉफ्टवेयर है, जिसमें जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होने के बाद इमीडिएटली क्या क्या रिप्रकशंस होते हैं, बेट्स कैसी प्लेस करनी चाहिए, कैसे पोजीशन डाउन साइजिंग करनी चाहिए या अप साइजिंग करनी चाहिए, ये सेकंड में कर सकता है। जिसके कारण जो बताते हैं कि बहुत बड़ा एक तरह से इन्वेस्टर की वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के बाद जो आप ये देख लीजिए, जियो ब्लैक रॉक का जो एएमसी है, उनके वेबसाइट में भी जाके देखेंगे
तो वहां पर वो लिखा हुआ आता है पावर्ड बाय अलादीन। तो ये अलादीन जो है एक तरह से इनका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, और इनका सॉफ्टवेयर सारे वर्ल्ड में सारे हेज फंड यही यूज करते हैं। तो ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। एक और एक चीज देखिए, भारत के अंदर एफआईआईस की लॉट जो एफआईआईस एग्जिट कर रहे थे, सडनली वापस आ रहे हैं। रुपी आज 90 के नीचे शायद आ चुका है, ये 92 जा चुका था। तो ये सेंटीमेंट चेंज होता है। आप देखिए ये सब स्टेटमेंट्स आते हैं ना, सेंटीमेंट्स चेंज होता है। बिकवाली जो होती है स्टॉक मार्केट में, वो एक जगह से थम जाती है, और भारत के अंदर जो सेक्टर्स है वहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर उमेश जी ग्रोथ की बात करते हैं, वो ट्रूली 8 से 10% रहेगी, तो जो इनइक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, उसके चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या होगा फिर? देखिए, इन्होंने अपने जियो की जो ब्लैक रॉक की जो सर्विस है, उसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज से भी कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी को एक तरह से एनेबलर कर रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं भारत की जो पॉलिसी है जिसमें डिजिटलाइजेशन हो रहा है। उसमें ये जो इन लोगों की सेविंग्स है उसको चैनलाइज कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। उसका जो कैपिटल मिलने से तो एक वेल्थ जनरेशन भी होता है। ये एक तरह से आप समझिए लॉन्ग टर्म प्लान है। और मेरा ये मानना है कि इमीडिएटली आफ्टर बजट वो अगर आके ये स्टेटमेंट देते हैं, और उसके बाद देखिए कल 1-2 दिन पहले ही डील भी हो गई है। तो ये बताया जाता है कि कितना महत्वपूर्ण है इनका स्टेटमेंट। पहले बजट आया, बजट के अंदर डैम्पनर हुआ, फिर यूएस की ट्रेड डील आई, और यूएस की ट्रेड डील के बाद इमीडिएटली ब्लैक रॉक के सीईओ ने आके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। दिस स्पीक्स लॉट्स ऑफ वॉल्यूम्स। इसके अंदर आप समझ लीजिए विदेशी कंपनियां जो हैं, जो फंड्स हैं, हेज फंड्स, वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, एंड दे आर राइटली टू कंटिन्यू देयर इन्वेस्टमेंट्स इन फ्यूचर एज वेल। बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स हेड है, जिसमें रिसेशन फियर की बात होती है, जियोपॉलिटिक्स और प्रोटेक्शनिज्म की बात होती है, क्या जो उसको ग्रोथ से पीछे नहीं खींच देंगे ये सारी चीजें जो है? देखिए, ग्रोथ तो मार्केट में रिस्क तो होता ही है। अगर मार्केट में आप लंबी अवधि तक रहते हो, अगर वही पैसा डालो जिसमें आपको 5 साल की जरूरत नहीं होती है, तो आप पैसा बना सकते हो। शॉर्ट टर्म नी जर्क रिएक्शंस होंगे। वर्ल्ड एक ऐसे इवेंट पे आ गया है जिसमें अंबर जी बताया जाता है, न्यूज प्लांट किया जाता है। न्यूज के प्लांट करने के बाद वो एक तरह से इवेंट्स ट्रिगर करवाया जाता है, जिसमें सेलिंग आती है, मार्जिन कॉल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फोर्स लिक्विडेशन होता है, एक डोमिनो इफेक्ट होता है। आप ये देखिए कि सिल्वर और गोल्ड में पिछले दिनों एक भयानक क्रैश आया था। वो सारे जो क्रैश जो था वो लेवल्स हमने मोस्टली कवर अप कर लिया है। अभी भी जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहे हैं। तो ये मेरा मानना है हम्म। कि ये जो नी जर्क रिएक्शन है, इस सब से बचने के लिए, ये वोलेटिलिटी के लिए बचने से आप जो मैं यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर उनके पास जो टूल्स है, दे आर बेस्ट प्लेस टू मैनेज दिस वोलेटिलिटी। और जब सेकेंड्स के अंदर लिक्विडेशन होता है, आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जो आपकी पोजीशंस को लिक्विडेट कर सके और री एंट्री भी कर सके। डाउन साइजिंग एंड अपसाइजिंग, जो एंट्री एंड एग्जिट है, वो एक तरह से टाइमिंग कर सके। ये उनका सॉफ्टवेयर अलादीन करता है। तो ये चीज बताता है कि इन्वेस्टर के पैसे जो हैं मैक्सिमम सेफ है इनके साथ। और इनके पास अगर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट $12 ट्रिलियन का है, इट स्पीक्स लॉट ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द क्रेडिबिलिटी। एंड ऐसे ही उनको मार्केट लीडर नहीं बोला जाता। जी। उमेश जी, अब एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वो ये कि लेरी फ्रिंक जो ये बात बोल रहे हैं, ग्रोथ की बात, 8 से 10% जीडीपी ग्रोथ, और आने वाले 20 से 25 साल भारत के होंगे। हम जब भी ग्रोथ या डेवलपमेंट हम देखते हैं, तो वो कोस्टल मेट्रोज और आईटी जो ड्रिवन क्षेत्र हैं,
उनमें ही देखते हैं, मेट्रोज में देखते हैं। लेकिन जो हमारे रूरल क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, क्या वो ग्रोथ वहां तक भी पहुंच पाएगी? डिजिटलाइजेशन के कारण जो हो रहा है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हो चुका है। आज कोई भी बैंक अकाउंट कहीं भी बैठ के खोल सकता है, क्योंकि जो आधार और पैन का लिंकिंग हो चुका है। उन दोनों का अगर आप ये देखिए, अगर उसको रख के आज 5-5 या 10-10 मिनट में अकाउंट खुल रहे हैं। वैसे ही बैंक अकाउंट खुल रहे हैं, उसकी हिसाब से आप कैपिटल मार्केट में भी बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जियो ब्लैक रॉक ने अपने खुद के वेबसाइट पर एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है, जिसके कारण आप इमीडिएटली उधर भी जाके ऑनलाइन आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो रहा है, सीमलेस टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, और एक तरह से ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ये सब एक तरह से मैं बोल रहा हूँ, जो आइसिंग ऑन द टॉप है वैसा चल रहा है। तो ये मेरा मानना है कि एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट, एवरीबडी कैन कम इन दिस ग्रोथ एरा। और इसी के लिए वो बोल रहे हैं कि अगले 20-25 साल भारत के हैं, 8 से 10% ग्रोथ आएगा। क्योंकि भारत के अंदर जो आप देख लीजिए, जितनी भी सनराइज इंडस्ट्रीज है, जैसे सेमीकंडक्टर्स, क्लाउड, फिर बाद में डिफेंस, ईवी, न्यूक्लियर एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोफार्मा, मिनरल्स, सब जगह न्यू एज और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, लेदरवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरीज, मराइन एक्सपोर्ट्स, सबके अगले कुछ ना कुछ यहाँ पे मार्केट है। ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज के साथ में जो नया जो हम उसमें भी अपग्रेड कर रहे हैं। हम अपना खुद का जो चैट जीपीटी है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो जल्दी निकालने वाले हैं। चिप्स के ऊपर काम चल रहा है, प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम चल रहा है, इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो ये एक तरह से मल्टी डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ होने वाली है भारत में। और ये जो है, इसके जो इफेक्ट्स है बहुत, एक तरह से एवरीबॉडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो ब्लैक रॉक को अपॉर्चुनिटी दिखी तो वो आ चुके, और उन्होंने आज उसी का उल्लेख किया है। बिल्कुल। तो जो बात है वो यहाँ पर है कि भारत की ग्रोथ की जो क्वालिटी है, जिसको कहा है लेडी फ्रिंक ने कि भारत की जो ग्रोथ है, अब वैसे भी हम कहेंगे कि ये ग्रोथ की जो क्वालिटी होगी वो किस तरह की होगी, क्या वहां पर जॉब्स क्रिएट होंगी, या फिर हम ये कहेंगे फैक्ट्रीज बनेंगी, सप्लाई चेन्स को मजबूती मिलेगी, या हम जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि आम भारतीयों के जीवन को कितना आसान बना पाएंगी, उनके जीवन पर कितना पॉजिटिव असर हमें नजर आएगा। और अगर डोमेस्टिक सेविंग्स को कैपिटल मार्केट की तरफ शिफ्ट करना है, तो वहाँ पर ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है, उसको मजबूत फाउंडेशन के बगैर एक सिर्फ स्लोगन ही हमें लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। हमने रिसेंटली बहुत सारे इस तरह के क्रैशेस देखे जहाँ पर जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसों का, चाहे कोई भी देश हो, अमेरिका हो, चाइना हो, इस तरह के रिसेंट एग्जांपल्स मिलेंगे। लेकिन आखिरकार ग्रोथ सिर्फ नंबर नहीं बल्कि आउटकम होती है, और आउटकम तभी मीनिंगफुल होते हैं जब वो आम लोगों की रियलिटी को मजबूत करें और उस रियलिटी से जुड़े हों। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।